हेलो गाइस। तो हमने बैटल थ्रू दी हेवन के पिछले पार्ट में देखा था शोयान को जैसे ही फंगुआन देखती है वो समझ जाती है आखिर शोयान कौन है। तो वो कहती है तुम वही मेन कॉर्पोरेट हो ना जिसके वजह से हमने हमारे फोनिक्स ड्रैगन फ्रूट को हासिल नहीं कर पाए थे। अब ये सुनने के बाद शोयान भी कहता है लगता है तुम्हारे फोनिक्स ड्राइव में मेरा थोड़ा ज्यादा ही जलवा बिखर रहा है। उसके बाद दोनों ही ग्रुप के बीच में एक इंटेंस फाइट इरप्ट हो जाता है जिसके दौरान शोयान लड़ता है यंगहुआन और कुंगहुआन के साथ और बैटल के बीच में शोयान यूज करता है अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम और येलो स्प्रिंग पाम और साथ ही साथ येलो स्प्रिंग फिंगर भी, जिसके चलते एंड में ये दोनों ही बुढ़े शोयान से हार जाते हैं और बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट होने के बाद शोयान इन दोनों के स्पिरिचुअल सोल को लॉक कर देता है अपने पावर से। फिर शोयान बाकी के बचे हुए सारे के सारे हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब के वॉरियर्स को भी अपने सीलिंग मेथड का यूज करके अपना कैदी बना देता है। अभी यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू द हेवन का नेक्स्ट नोवेल पार्ट। अब खुद को ऐसे हॉस्टेजेस की तरह फिल करके वो सारे हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब के बंदे खुद को छुड़वाने की तो बराबर कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे वो सारे फोनिक्स ट्राइब के बंदे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन उनकी कोई भी ट्रिक काम नहीं आती। अब शोयान जैसे ही वो दोनों हुआंग एल्डर के साथ साथ सारे के सारे हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब के मेंबर को सेल कर देता है, वो अब चैन की सांसें लेता है। और शोयान के लिए भी अकेले दो डाओशेंग लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करना एग्जॉस्टिंग था। अब थोड़े टाइम तक रेस्ट करने के बाद शोयान देखता है याओमिंग और फेंगुआ के बीच के बैटल को। अब शोयान तेजी से हंस के बोलता है फेंगुआन तुम्हारे क्लैन के कुंगुआ और यंगुआ का हार हो चुका है, तो अगर अभी भी तुम लगातार फाइट करते रहते हो फिर 10 सेकंड के अंदर अंदर मैं तुम्हारे ट्राइब के मेंबर का एक एक करके जान ले लूंगा। अब शोयान की ऐसी बातों को सुनकर फंगुआ रुक जाती है। अब जैसे ही वो देखता है उसके क्लैन के बाकी के 2 एल्डर्स को शोयान ने अपने पावर से सील कर दिया है, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। इसी टाइम पर फंगुआन नोटिस करती है उसके दोनों एल्डर्स की आंखें बंद है। वो ये तक सेंस नहीं कर पा रही थी कि ये दोनों एल्डर्स जिंदा भी है या मर चुके हैं। अब वो बड़बड़ाते हुए बोलती है आखिर ये कैसे हो सकता है। और इधर अपने सामने ऐसे सिनेरियो को देखकर याओमिंग के नजरों में शोयान की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब याओमिंग सोचने लगते हैं ये बंदा सच में मुझसे कम लेवल का होने के बावजूद मुझसे ज्यादा स्ट्रेंथ को पोसेस करता है और मेरा शोयान का सपोर्ट लेने का सिर्फ एक ही वजह है उसका स्ट्रेंथ, और इसी वजह से ही मैं तीनों ड्रैगन आइलैंड को छोड़कर ईस्टर्न आइलैंड का साथ दे रहा हूँ। और भले ही अभी का शोयान का स्ट्रेंथ सिर्फ 1 स्टार डाओशेंग है, लेकिन मेरे लिए ये पहली बार है कि मैं इतना ज्यादा यंग लड़के को 1 स्टार डाओशेंग लेवल पर देख रहा हूँ। अब फाइनली याओमिंग हंसते हुए कहता है ब्रदर शोयान बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सच में ब्रदर तुम काफी ज्यादा डोमिनेटिंग हो। भले ही तुम इन दोनों का अकेले ही सामना कर रहे थे लेकिन फिर भी इतने कम टाइम में तुमने इन दोनों बुढ़ों को फिनिश कर दिया है। और अगर ये बातें बीस्ट रीजन में फैलती है तो फिर सच में मैं ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ ये खबर कितना ज्यादा हल्ला गुल्ला मचाएगा। और अभी के लिए याओमिंग ने सिर्फ शोयान के फ्यूचर पोटेंशियल को देखकर ही उसका साथ दिया था, नहीं तो अभी जिस सिचुएशन पर याओमिंग अपने ट्राइब पर वापस लौटे हैं और अपने पोजीशन को एक्सेप्ट किया है वो अभी के लिए बिल्कुल भी हेवन फोनिक्स ट्राइब को अपना दुश्मन नहीं बनाते, क्योंकि 9 सेरेन, डीप ग्राउंड, पाइथन खुद मैजिकल बीस्ट की 3 ग्रेट ट्राइब में से एक है। तो उनको अच्छे से पता है कि ये फोनिक्स ट्राइब कितना ज्यादा डेंजरियस है। और एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब पता नहीं लगातार कितने सालों से खुद को हाइड करता आ रहा है, जिसकी वजह से टाइम के दौरान बिना किसी डाउट के हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब मैजिकल बीस्ट का रूलर बन चुका है। और अगर इनसे सच में कंपेयर किया जाए तो 9 सेरेन, डीप ग्राउंड, पाइथन इनसे थोड़ा सा वीक है। अब सीन चेंज होकर आता है फंगुआन के ऊपर। वो जैसे तैसे करके सांस लेकर खुद को कंट्रोल में लाती है। अब वो चिल्लाकर बोलती है शोयान अगर तुम इन सबको चोट पहुंचाते हो तो हमारी हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब तुम्हें पूरे तरीके से तबाह करने से पहले एक भी बार सोचेगा नहीं। अब ये धमकी को सुनने के बाद शोयान उस बुढ़िया से कहता है
तुम्हारे हेवन फोनिक्स डेमन ड्राइव और मेरे बीच में पहले से ही काफी गहरी दुश्मनी बन चुका है, और अगर मुझे सच में तुम्हारा डर होता तो फिर मैं तुम्हारा रास्ता क्यों ही रोकता। लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हारे ऊपर अपनी और सांस बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरे मेथड्स के ऊपर तुम बिल्कुल भी डाउट मत करो, और अगर तुम सच में लगातार अपनी जिद पे अड़ी रहती हो तो मुझे तुम्हारे हेवन फोनिक्स डेमन ड्राइव की थोड़ी से पॉपुलेशन को तो कम करना ही पड़ेगा। अब शोयान की ऐसी बातों को सुनकर फंगुआ सरप्राइज हो जाती है। अब ऐसी हेल्पलेस सिचुएशन में फंसने के बाद फंगुआन गुस्से को निकल कर शोयान को बोलती है, आखिर तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। और गाइस, वैसे तो हमें पता ही है ट्राइब में हर एक दाओशिंग वॉरियर को एक जान की तरह माना जाता है, और हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब इस रूल से बिल्कुल भी अलग नहीं है। और अगर इनकी एक भी इलाइट दाओशिंग की जान जाती है तो फिर हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब सच में एक भारी नुकसान का सामना करेगा। तो अब सोयान कहता है, मैं तुम्हारे ट्राइब को कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं तो बस इतना चाहता हूँ तुम्हारे हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के मामले में बिल्कुल भी टांग ना अड़ाए। ये सुनकर फंगुआ कोल्ड आवाज में चिल्लाकर बोलती है, अगर हम इंटरवेन नहीं भी करते तब भी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड से बच नहीं पाएगा। और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है ये ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड, जो कि सिर्फ एक इमेच्योर ड्रैगन फोनिक्स पर रिलाई कर रहा है, वो तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग के अटैक को रोक पाएगा। अब शोयान एक हल्की सी आवाज में कहता है, ये तुम्हारा टेंशन नहीं है, इस टाइम पर तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, आइदर यहाँ पे रुको नहीं तो यहाँ से चुपचाप से चली जाओ। लेकिन अगर तुम पहले ऑप्शन के साथ चाहते हो तो फिर मैं ट्राइबल चीफ याओमिंग के साथ मिलकर तुम्हें कैप्चर कर लूंगा और तुम्हारी आंखों के सामने सबसे पहले कैप्चर करे गए एक एक फोनिक्स का जान लूंगा। तो इस वजह से अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जल्दी करो, और तो और तुम्हें मेरी मैसेज को हेवन फोनिक्स डेमन ड्राइव को डिलीवरी करनी होगी, जिसके चलते तुम्हारे ड्राइव के और बुढ़े ये मैटर में अपनी दखल अंदाजी ना दिखाए। ये सारी चीजों को सुनने के बाद फंगुआ बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी, लेकिन वो भी कोई ऑर्डिनरी एक्सपर्ट तो थी नहीं, तो वो फटाक से कहती है, तुम्हारे पास ऐसा करने की एबिलिटी नहीं है, बस कुंगुआ और यंग हुआ ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग डिसएडवांटेज में चले गए, और इसी चीज की वजह से तुमने उनको सीरियसली इंजर्ड कर दिया है, और उसके बाद तुमने उनके ऊपर सील प्रेस कर दिया। और हालांकि मैं तुम दोनों को अकेले डिफीट नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ तो तुम दोनों को भी बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजरी का सामना करना पड़ेगा। अब इस बुढ़िया की बात को सुनकर शोयान तेजी से हंसते हुए कहता है, क्या तुम सच में हेवन डेमन थ्री फिनिक्स की सबसे बड़ी बहन हो? अब शोयान एक हाथ में पकड़ता है कुंगुआन को और दूसरे हाथ में यंगुआन को। अब वो कहता है, ठीक है, अगर तुम यही करना चाहते हो तो जल्दी से डिसीजन लो। मैं भी सच में देखना चाहता हूँ, क्या तुम खुद को पहले सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकते हो या फिर मैं पहले इन दोनों के मास्टर कुर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। अब शोयान की बातों को सुनकर फंगुआ अपने दांतों को पीसते हुए शोयान को देखने लगती है। अब वो थोड़े टाइम तक कुछ सोचते हुए फाइनली मायूस होकर बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों से एग्री करती हूँ। हमारी हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब या एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के मामलों में इन्वॉल्व नहीं होगा आगे से, तो तुम अब इन सबको रिलीज करो, जैसे मैं इन सबको अपने क्लान में वापस लेके जा सकूं। अब एग्री आखिर कैसे नहीं करेगा, क्योंकि उसका पाला पड़ा है शोयान से, और मुझे तो अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर एनीमे का केबीसी चल रहा हो और हमारा शोयान है अमिताभ बच्चन। खामोश। अब इधर शोयान स्माइल करते हुए कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा चालाक हो, तो ठीक है, मैं सबको रिलीज कर देता हूँ, लेकिन मैं ज़्यूफेंग और ये दोनों बुढ़ों को अपने साथ रखूंगा। इसी टाइम पर शोयान ज़्यूफेंग को बाकी के मेंबर्स के झुंड से निकालकर बाहर लाता है और उसके फोरहेड के ऊपर भी उसके डाउकी को सील कर देता है। अब ये सीन को देखकर फंगुआ और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, लगता है इस ट्रांजैक्शन में तुम ऑनेस्ट नहीं हो। अब दोबारा से ये बातों को सुनकर शोयान हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझे छोटा बच्चा समझते हो या मुझे गधा समझते हो? क्योंकि अगर मैं इन सबको तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा तो फिर तुम हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब पे लौट के और भी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स को डिस्पैच करने की तैयारियां करोगे। तो अभी के लिए ये तीनों मेरे कैदी हैं, और अगर तुम्हारी हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब मेरी बात को ना मान के एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के मामले में इंटरफेयर करेगा तो फिर तुम्हें एक एक
करके इन तीनों की डेड बॉडीज मिलती जाएंगी। और ऑफ कोर्स तुम ये सारे बुरे ख्यालों को त्याग देते हो। जैसे ही ये एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब का मामला सॉल्व होता है, मैं इन तीनों को तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। आखिरकार हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब कोई ऑर्डिनरी ट्राइब तो है नहीं, और मैं भी जानता हूँ अगर मैं इन तीनों का काम खत्म कर देता हूँ तो फिर तुम्हारे ट्राइब और मेरे बीच की दुश्मनी कभी भी खत्म नहीं होने वाला। इस वजह से अगर तुम फालतू में इंटरवीन नहीं करते हो, ये तीनों मेरे साथ बिल्कुल ही सेफ रहेंगे। और तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो या नहीं ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें बस इतना याद रखना चाहिए कि मैं तुमसे कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। तो तुम फटाक से यहाँ से निकलकर अपने ट्राइब लौट सकते हो और मेरे मैसेज को अपने ट्राइब के बुढ़ों को जरूर बताना। अब जैसे ही शोयान बिना कोई रेस्पेक्ट के फंगुआन के साथ ऐसे बात करने लगती है, फंगुआन एकदम से कांपने लगती है। चाहे बात हो हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब की या फिर हो सेंट्रल फ्लेस की, उसकी रेपुटेशन कहीं भी कम नहीं है। आखिरकार आज तक उसके साथ ऐसे किसी ने भी बात नहीं की है। लेकिन रिगार्डलेस वो अंदर से चाहे कितनी भी गुस्सा हो रही हो, अभी के लिए सिचुएशन को कंट्रोल शोयान कर रहा है, जिसके वजह से वो चुपचाप अपने दांतों को पीसते हुए चुप रहती है। अब थोड़े टाइम तक सोचने के बाद फंगुआन बोलती है कि ठीक है, तुम बाकी के मेंबर्स को मुझे हैंड ओवर कर दो, मैं इन लोगों को वापस ले जाती हूँ। अब ये सुनने के बाद शोयान फटाक से ही अपने हाथों को वेव करके अपने द्वारा सील किया गया वो स्पेस को नॉर्मलाइज कर देता है, जिसकी वजह से एक हल्की सी हवा सारे हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब के मेंबर्स को फेंगुआन की तरफ थ्रो कर देता है। लेकिन ज्यू फेंग, गुंगुआ और यंगहुआ शोयान के साइड में ही रहते हैं। अब फंगुआ शोयान को देखते हुए चिल्लाते हुए बोलती है, शोयान तुम सच में काफी ज्यादा ब्रेव हो और मेरी हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब इस बात को हमेशा याद रखेगी। और अगर इन तीनों को कुछ भी हो जाता है तो जब तक तुम्हारी मौत नहीं होती तब तक हमारा हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब बिल्कुल भी सांस नहीं लेगा। ये सुनकर शोयान हंसते हुए कहता है, एल्डर फंगुआन, जब तक तुम अपने बातों पे खड़े उतरते हो तब तक ये तीनों मेरे पास सेफ हैं। लेकिन जैसे ही तुम लोग अपनी बात पलटते हो तो फिर सोच लेना, और इस टाइम के दौरान मैं तुम्हारे हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब को बराबर मॉनिटर करता रहूंगा, और अगर उसमें कुछ भी अगड़म बगड़म मुझे फील हुआ तो फिर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से एक सर गिफ्ट भेजूंगा। ये सुनकर फंगुआ अब कुछ ना बोलते हुए काफी गुस्से में अपने हाथ को हवा में लहराती है, जिसके वजह से उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है। उसके बाद वो उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाती है और उसके पीछे पीछे बाकी के हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब के एल्डर्स उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब जैसे ही हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब के सारे मेंबर यहाँ से छूमंतर होते हैं, दोबारा से एम्प्टी रियलम में शांति लौट आता है। अब याओ मिंग शोयान को देखते हुए बोलते हैं, ब्रदर शोयान, मैं याओ मिंग बहुत कम ही किसी को एडमायर करता हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा करना ही पड़ रहा है क्योंकि इस बारी हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब काफी बड़े नुकसान को झेला है, और अगर ये मामला सच में बीस्ट रीजन में फैलता है तो फिर इन लोगों का अंडरवर्ल्ड में थू थू हो जाएगा। तो ब्रदर शोयान, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? ये सुनकर शोयान फटाक से देखता है एम्प्टी रियलम के डिप्रेशन के तरफ। अब शोयान कहता है, हम अब सीधा चलेंगे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर, और अब हम और डिले नहीं कर सकते, हमें जल्दी से मूव करना होगा। अब शोयान फटाक से अपने फुल स्पीड के साथ एम्प्टी रियलम के डीपेस्ट रीजन पर निकल जाता है। उसके बाद उसके साथ आए हुए सारे एक्सपर्ट्स उसको फॉलो करने लगते हैं। अब एम्प्टी रियलम के अंदर ट्रैवल करते टाइम याओ मिंग शोयान को देखते हुए कहते हैं, ब्रदर शोयान, हमारे स्पीड को देखते हुए हम ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर करीब करीब 10-15 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। ये सुनकर शोयान कहता है, ठीक है, फिर चलो हम अपने स्पीड को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ये बोलते ही शोयान यही करता है और उसके पीछे उसका बाकी का पूरा टोली भी उसको और भी स्पीडली चेस करने लगता है। अब ऐसे ही कुछ और टाइम तक ट्रैवल करने के बाद शोयान एक जगह पर रुक के कहता है, रुको 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 रुको, यहाँ पर मुझे एक फैमिलियर ऑरा सेंस हो रहा है। इसी टाइम पर हमें एक बैंग का साउंड सुनाई देता है और ये इंटेंस एक्सप्लोजन एक खाली स्पेस के अंदर से आ रहा था। अब उसी स्पेस के अंदर हमें दिखाया जाता है इंस्टेंट ही एक
फिगर खून फेंकते हुए काफी पीछे खिसकते हुए जाता है। अब 1 सेकंड के बाद उस फिगर के आसपास बहुत सारे और 10-12 फिगर्स अपीयर होते हैं और इन सब के ऑरा एक्सट्रीमली पावरफुल था। क्लियरली ये सब उसके ओपोनेंट थे और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उस ग्रुप को लीड कर रहे 2 एल्डर्स, उनका ऑरा बैंशिंग लेवल का था, मतलब 10th लेवल गाइस। अब वो 10-12 फिगर अपने अंदर और 8 फिगर को सराउंड करके रखा था और उन 8 फिगर में से एक ऑरा शोयान से बहुत ही ज्यादा करीब था, जो होते हैं हाई क्विंग। और उन 8 में से और एक फैमिलियर ऑरा होता है एल्डर जूली का, और इन दोनों के साथ शोयान तो पहले से ही मिल चुका है। अब एल्डर जूली और हाई क्विंग एक अजीब सी आवाज में कहते हैं, तुम तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड बोल्ड हो चुके हो, तुम्हारे एक्चुअल में हमारे ड्रैगन एम्परर के ऊपर हमला करने की हिम्मत हो गई है। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, ये जो ईस्टर्न ड्रैगन के 8 ड्रैगन्स थे, ये लोग घूम फिर कर अपने ड्रैगन आइलैंड का रखवाले कर रहे थे, लेकिन ये लोग अपने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर वापस लौट पाते इनको रास्ते में ये 3 ग्रेट ड्रैगन किंग के एल्डर्स मिल जाते हैं और ये तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड मिलके ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को सील कर चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ एक बड़ा सा बैटल इरप्ट हो रहा है। इसी टाइम पर एक एल्डर जूली के ऊपर हंसते हुए कहता है, एल्डर जूली, तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग सच्चे ड्रैगन एम्परर हैं और पता नहीं तुम कहां से कोई एक ड्रैगन एम्परर को ढूंढ कर ले आए और ये चारों ड्रैगन आइलैंड को यूनाइटेड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम सब ऐसा नहीं कर सकते। और इसी बंदे का स्ट्रेंथ होता है बैंशिंग के इंटरमीडिएट लेवल पर। अब इस बात को सुनकर एल्डर जूली एक ग्लूमी आवाज में कहते हैं, तुम भी ढंग से जानते होगे ये ड्रैगन एम्परर फेक है या फिर रियल। शायद तुम सब 3 ग्रेट ड्रैगन किंग रूल में रहते रहते हमारे ट्राइब के रूल्स को भूल गए हो। ये सुनकर वो जो बैंशिंग का वॉरियर था जो जूली के साथ बकवास कर रहा था, वो सोचने लगता है एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के अंदर रॉयल क्लैन की एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है और इसे कोई भी ट्राइब मेंबर डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी रॉयल एंशिएंट ड्रैगन बॉय की बॉडी ही ऐसे प्रेशर को पोजेस करती है जिसे बाकी के एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब इंड्योर नहीं कर सकते। और इसको सही से पता था कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर जो नई ड्रैगन एम्परर है वो सच में एक्सट्रीमली प्योर ब्लड लाइन को पोजेस करती है, लेकिन ये सभी तीनों ड्रैगन किंग के रूल के अंदर काफी टाइम से रह रहे हैं, तो इनका सोचने का नजरिया भी बदल चुका है। भले ही वो यंग ड्रैगन एम्परर के ऊपर डायरेक्टली हमला ना कर सके, लेकिन उनको बाकी के मेंबर्स के ऊपर हमला करना काफी इजी लगता है। अब उस बैंशिंग वॉरियर के साइड में एक लाल चेहरे वाला ओल्ड मैन भी प्रेजेंट था। वो अपने हाथों को हवा में वेव करते हुए कहता है, जियांग जुआन, तुम फालतू में ये जूली को मत बख्शो, इसके साथ फालतू के बकवास मत करते हुए इसको मार दो। अब इन दोनों को इस तरीके से बात करते हुए देख हाई क्विंग गुस्से में चिल्लाकर बोलते हैं, तू ओल्ड बास्टर्ड, तुम्हारे तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड के पास वो एबिलिटीज नहीं है कि वो हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर सके, और जैसे ही हमारे ड्रैगन एम्परर और भी स्ट्रॉन्ग होते हैं वो तुम सबको मौत के घाट उतार देंगी। ये सुनकर वो लाल चेहरे वाला बुढ़ा हंसते हुए रिप्लाई करता है, क्या तुम्हें अब जीने का कोई चांस अपने आंखों के सामने नजर आ रहा है? ये बोलते ही वो बुढ़ा अपना एक पावरफुल पंच को हाई क्विंग की तरफ थ्रो करता है। अब हाई क्विंग के बॉडी में जैसे ही ये पावरफुल अटैक टकराता है, हाई क्विंग के बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हुआ वो आर्मर इंस्टेंट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हाई क्विंग इंस्टेंट ही ग्रग साउंड के साथ फ्रेश ब्लड की उल्टियाँ करने लगती है और उनकी बॉडी पीछे जाते जाते एक बड़े से पत्थर में टकरा जाता है। अब वो रेड फेस वाला ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, तुम सब ओल्ड फेलोज अपने लिमिट को नहीं जानते। अब वो रेड फेस ओल्ड मैन अपने बाकी के सिपाहियों को कहता है, बाकी के बचे हुए सारे मेंबर्स को खत्म कर दो, ये लोग बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचने चाहिए। अब ये बात को सुनने के बाद जूली का गुस्सा आसमान को छू लेता है। अब वो फटाक से अपने हाथों में वास्ट और माउंटेड डाउकी को इकट्ठा करके 1000 मीटर ड्रैगन में ट्रांसफर कर देते हैं। अब वो फटाक से उस ड्रैगन को वो लाल फेस बुढ़े के
तरफ भेज देते हैं। अब जूली को हमला करते हुए देख वो लाल बुड्ढे की बॉडी अचानक से आधा इंसान और आधा ड्रैगन में ट्रांसफर हो जाता है। अब वो आसमान की तरफ रोर करके फटाक से आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एल्डर जूली का वो ड्रैगन कहीं पर बिखर सा जाता है। अब वो लाल फेस वाला बुड्ढा आसमान पर चलते हुए कहता है, जूली तुम्हारा और मेरा स्ट्रेंथ काफी सिमिलर है, लेकिन अभी के लिए तुम इंजर्ड हो तो तुम मेरा सामना कैसे ही करोगे। अब वो फटाक से अपीयर होता है एल्डर जूली के सर के ऊपर। तो गाइस आगे हमें बस ये देखना है क्या शोयान टाइम रहते एल्डर जूली को ये रेड फेस वुमन के हाथों से बचा पाएगा, या फिर शोयान के पहुंचते पहुंचते एल्डर जूली का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी यहीं पर ही खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। और गाइस आगे के 2 एपिसोड्स एकदम बैटल से भरा हुआ है, तो मैं तो आगे के एपिसोड्स के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अगर आप भी मेरे जैसे ही एक्साइटेड हो और अपने एक्साइटमेंट को अंदर ही अंदर दबा नहीं पा रहे हो, तो फिर आप आगे का वीडियो अभी के अभी देख सकते हो चैनल का मेंबरशिप लेकर, क्योंकि ऑफ कोर्स वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए। तो चलो गाइस ये चीज तो आपके ऊपर ही डिपेंडेबल है, लेकिन आप शायद भूल रहे हो और एक चीज भी आपके ऊपर ही डिपेंडेबल है। वो क्या है? ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड कमेंट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट भी करना गाइस, क्योंकि आजकल आप लोग उतना ज्यादा कमेंट नहीं करते हो। और साथ ही साथ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।